जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है और थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोयले के बारे में जानेंगे कि कोयला कैसे बनता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन में दब जाते हैं और दबने के बाद उन पर दबाव बढ़ता है और वो अंदर जल भी नहीं सकते क्योंकि अंदर कोई ऑक्सीजन तो होता नहीं, और उन पर दबाव पड़ने के कारण 450 से 500 साल बाद उनका कोयले में रूपांतर होता है। इनका धीरे धीरे कार्बन में रूपांतर होता है, इसे हम कार्बनीकरण कहते हैं। जब मैं बच्चा था तो मुझे पता ही नहीं था कि बिजली बनाने वाला कोयला ज़मीन में से निकलता है। मैं सोचता था कि गांव में जो चूल्हे में लकड़ी जलाती है और उससे जो कोयला निकलता है तो बिजली उससे ही बनती है, लेकिन बाद में पता चला कि बिजली बनाने के लिए जो कोयला निकलता है वो ज़मीन में से निकलता है। कोयला खदानों से निकाला जाता है। अगर कोयला ऊपर मिल जाए तो उसे माइनिंग की तरह ब्लास्ट करके निकाला जाता है, और कोयला अगर ज़्यादा नीचे हो तो उसे सुरंग करके निकाला जाता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ से सीधा कोयला ट्रेन में उठाकर पावर प्लांट की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे रखने के लिए कोल यार्ड होता है। वहाँ पर 30 से 40 दिन का कोयला एक साथ रखने के लिए जगह होती है। वहाँ पर लगभग 1.5 से 2 मिलियन टन कोयला रखा जाता है, और उस कोयले को संभालने के लिए वहाँ कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है। कोयले को अलग अलग विधियों से खाली कराया जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मशीन है जो डिब्बे को उल्टा कर रही है और पूरे कोयले को नीचे गिरा रही है। ऐसे ही सारे कोयले को खाली कराया जाता है। वहाँ पर कोयले को क्रशर मशीन तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसे हम बकेट एवलेटर कहते हैं। इसकी सूंड बहुत लंबी होती है और इसे चलने के लिए एक बहुत लंबा ट्रैक बनाया जाता है। इसकी जो सूंड होती है उसके आगे दांत होते हैं जो गोल घूमते हैं और कोयले को उठाकर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पटक देते हैं। कन्वेयर बेल्ट उसे आगे ले जाएगा। कन्वेयर बेल्ट एक ऐसी चीज़ होती है को किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक ले जाती है, तो कन्वेयर बेल्ट उसे क्रशर मशीन तक ले जाएगा। उस कोयले पर फुहारे से पानी छिड़का जाता है। ये इसलिए कि कोयले का जो डस्ट है वो उड़े नहीं, और पानी की वजह से वो नीचे बैठ जाता है। कोयले को क्रशर मशीन में ले जाया जाता है, और क्रशर मशीन कोयले को एकदम पाउडर की तरह बना देती है। इसे पाउडर की तरह इसलिए बनाया जाता है कि पहले तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और दूसरा ये पूरी तरह जल जाएगा। तो उस पाउडर को बॉयलर मशीन तक पहुंचाया जाता है और कोयले को थोड़ा थोड़ा करके जलाया जाता है, और कोयला तेज़ जले इसलिए उसमें फ्यूल और गैस की सप्लाई दी जाती है। और कोयला जलते वक्त जो उसके भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम बॉटम ऐश कहते हैं। इसके लिए बॉयलर के नीचे एक अलग चैम्बर होता है जिसमें वो राख चली जाती है, और इस कोयले के राख को हम सीमेंट कंपनी को बेच देते हैं। और जो हल्की कण होती है जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं, तो बॉयलर के ऊपर एक ESP डिवाइस होता है जो उन कणों को खींच लेता है, और बची हुई धूल चिमनी के द्वारा साफ करके ऊपर हवा में भेजी जाती है। कोयले की जो धूल होती है वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसीलिए जहाँ पर पावर प्लांट लगता है वहाँ पर उन्हें ESP डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोयला जल के ख़त्म हुआ। अब हम बॉयलर क्या होता है इसे समझते हैं। बॉयलर का सिंपल भाषा में अर्थ होता है किसी चीज़ को गर्म करना। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला बॉयलर पानी को गर्म करता है और उसकी भाप बनाता है। सिंपल भाषा में समझे तो आप कुकर को देखो, कुकर भी एक बॉयलर है जो पानी को गर्म करता है और भाप बाहर छोड़ता है। बॉयलर में भाप बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर पावर प्लांट नदी के नज़दीक होते हैं, तो नदी के पानी में कचरा, क्षार और कैल्शियम होता है, तो हमें इस पानी को साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ किए हुए पानी को रखने के लिए पावर प्लांट के पास एक तालाब बनाया जाता है, और उस तालाब में पानी सिर्फ H2O के फॉर्म में होता है। अगर पानी में से हमने क्षार को साफ़ नहीं किया तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा, और जो साफ़ किया हुआ पानी रहता है उसे बॉयलर की तरफ भेजा जाता है। तो उस पाइप को बॉयलर के एकदम नज़दीक से गुजारा जाता है, इसलिए कि वो पानी पहले से प्री हीट हो जाए, और उस पानी को बॉयलर के अंदर छोटे छोटे पाइप से गुजारा जाता है और उनमें गैप रखा जाता है, इसलिए कि पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी भाप बने। अब देखो क्या होगा अगर पानी को हम साफ़ ही ना करें, तो पानी कचरे के साथ आएगा और कचरा इन पाइप में घुस जाएगा। तो इस वजह से बॉयलर भी ब्लास्ट हो सकता है, और कुछ पावर प्लांट में बॉयलर भी ब्लास्ट होते हैं अलग अलग वजह से। अब पानी गर्म हुआ है और उसकी भाप बनी है, तो अब किसी भी तरफ भागना चाहेगी, तो अब पीछे निकलेगी तो पीछे से पानी आ रहा है तो उधर नहीं जा सकेगी, और उसका टेम्परेचर होता है 600 से 700 डिग्री। अब वो एकदम गुस्से में और निकलेगी टरबाइन की तरफ, और वो पहले से ही गुस्से में और कहेगी किसी भी आने दो रास्ते में उड़ा देंगे। अब उसका काम हो जाता है बालू ले जाने वाले ट्रक की तरफ। जैसे ही बालू वाले ट्रक के पीछे पुलिस लग जाती है तो वो ट्रक वाला कहता है कि किसी को भी रास्ते में आने दो, उड़ा देंगे। वैसा ही काम इस भाप का होता है। जिस पाइप से इस भाप को बॉयलर से टरबाइन की तरफ गुजारा जाता है उसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि रास्ते में अपना टेम्परेचर लूज़ ना करे।
अब हम टरबाइन के बारे में समझेंगे। टरबाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर प्रेशर देने के बाद वो घूमने लगती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की टरबाइन होती है, एक होता है हाई प्रेशर टरबाइन, दूसरा होता है लो प्रेशर टरबाइन। जो आगे वाला टरबाइन होता है वो हाई प्रेशर टरबाइन होता है, जिससे भाप को गुजारा जाता है। इसके घुमाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। और इसके पीछे होता है लो प्रेशर टरबाइन, जिससे घुमाने के लिए ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो भाप को इससे गुजारा जाता है और टरबाइन घूमने लगता है। और टरबाइन से शाफ्ट जुड़ा होता है और वो शाफ्ट जनरेटर से, और शाफ्ट घूमने लगता है। स्टीम को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट होता है और वो कंडेंसर में जाती है। अब आप सोचिए, आपने पानी को गर्म किया है तो भाप बनी है, तो भाप को ठंडी करने पर हमें फिर से पानी मिलेगा और हम इसे फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो उसे ठंडा करने के लिए हम कंडेंसर से गुजारते हैं। कंडेंसर का तापमान कम होता है। कंडेंसर के बाद वो भाप कूलिंग टावर के पास जाती है। कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि वो भाप को ठंडा करे। उसे नीचे से खोखला बनाए जाते हैं, जिससे नेचुरली हवा ऊपर जाए और उस भाप को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। और जो हमारा तालाब से पानी आता है उसे हम उस भाप के ऊपर से छोड़ते हैं। इस वजह से वो भाप पूरी ठंडी हो जाती है और जो बच जाती है वो टावर के ऊपर से निकल जाती है और इस भाप से हमारे वातावरण को कोई हानि नहीं होती। कूलिंग टावर के नीचे एक बड़ा सा टैंक होता है जिस पर ठंडा पानी होता है और उस पानी को हम कंडेंसर के अंदर से गुजारते हैं। उसके हमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला तो जो स्टीम है वो ठंडी हो जाती है और दूसरा जो पानी है वो पहले से थोड़ा सा हीट हो जाता है और उस पानी को बॉयलर की तरफ भेजा जाता है। अब पानी और भाप हो गई ख़त्म। अब बचा है जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है हम इसे समझते हैं। तो ओरेस्टेड नाम का वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि जहाँ से बिजली तेज़ गुजरेगी वहाँ पर चुंबक का निर्माण होगा। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ठीक इसका उल्टा सोचा। इसने कहा कि बिजली से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से बिजली क्यों नहीं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने दो चुंबक लिए और बीच में एक तार रखा। तो उसने चुंबक को तार के साइड में घुमाया तो मीटर में कोई हलचल नहीं थी। फिर उसने इसके बाद क्या किया कि चुंबक को रखा और तार को उसके अंदर घुमाया तो मीटर में थोड़ी सी हलचल हुई। फिर पता चला कि चुंबक से बिजली बन सकती है। तो जनरेटर के साइड में चुंबक होता है और बीच में रोटर होता है, उस पर कॉपर का वायर लपेटा जाता है। उसके स्ट्रक्चर को हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर घूमता है, बिजली बनती है और कॉपर का वायर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। और जनरेटर के बाहर ब्रश लगा होता है, वो उस बिजली को बाहर निकालता है और ब्रश से एक वायर जुड़ा होता है, वो बिजली को ट्रांसफार्मर तक पहुँचाता है। ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज बढ़ाता है। उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर उस बिजली को ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचा देता है। उस बिजली का वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, वो बिजली 2,20,000 वोल्ट की होती है। अब पूरे स्ट्रक्चर को फिर से समझते हैं। तो हमने कोयला लाया, उसे जलाया, उससे पानी गर्म किया। अब देखो इतना झमेला सिर्फ पानी गर्म करने के लिए था। पानी गर्म हुआ, उससे स्टीम बनी। स्टीम एकदम गुस्से में थी। उसने टरबाइन को घुमाया। टरबाइन जुड़ा हुआ था जनरेटर से। जनरेटर से बनी बिजली। अब जो भाप बची हुई थी उसे हमने भेजा कूलिंग टावर की तरफ। कूलिंग टावर ने उसको ठंडा किया। तो कोयले से बिजली कैसे बनती है ये हमने समझा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।